नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समर फेस्टिवल शिमला की दूसरी सांस्कृतिक संध्या रही। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा के नाम स्कूली बच्चों ने भी दी अपनी प्रस्तुतियां। हिमाचल में गरमाया भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा देने का मामला। राजस्व मंत्री ने मुआवजा देने में जताई सरकार की असमर्थता। बरसात आने से पहले नगर निगम शिमला की तैयारी शुरू। खतरा बने पेड़ों का किया जा रहा निरीक्षण। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान से मिले सेहब सोसाइटी के कर्मचारी। हड़ताल वाले दिनों का वेतन न काटने की मांग। पूर्व पार्षद और समाज सेवी इंद्रजीत सिंह के जन्मदिन पर शिमला में रक्तदान शिविर आयोजित। विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच बोला, विमल नेगी मामले में एसपी शिमला संजीव गांधी की भूमिका संदेहास्पद। सीबीआई जांच से क्यों घबराई सरकार। 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली छात्रों को शुलिनी यूनिवर्सिटी देगा 100% शुल्क माफी। शिमला में राज्य सचिवालय में लगी आपदा प्रबंधन उपकरणों की प्रदर्शनी। चंबा तीसा मार्ग पर सरोल में सड़क पर गिरा सूखा पेड़, चपेट में आई मारुति कार। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों पहाड़ों की रानी शिमला जहां पर्यटकों से गुलजार है, वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों व पर्यटकों के मनोरंजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार रात को आयोजित समर फेस्टिवल की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा और अरुण जैमिनी ने हरियाणवी अंदाज में उपस्थित लोगों को खूब हंसाया। कवि सुरेंद्र शर्मा ने वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाए कि राम शबरी के बैर तो खा सकते हैं, लेकिन शबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती। सुरेंद्र शर्मा ने भारत पाक के रिश्तों और मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मोदी जाएं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करें कि आखिर लड़ाई क्यों लड़ते हैं। उन्होंने कविताओं और हास्य रस के जरिए जीवन की सच्चाई को बयां किया और एक सफल तथा सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया। इस संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में शहर के निजी और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर खूब रंग जमाया। हिमाचल प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा देने के मामले में सियासत शुरू हो गई है, जहां राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार को 4 गुना मुआवजा देने में असमर्थ बताया। वहीं उनके बयान पर अब 4 लेन प्रभावित भड़क उठे हैं। 4 लेन प्रभावित संघर्ष समिति ने राजस्व मंत्री को याद दिलाया है कि कांग्रेस सरकार ने 2022 के चुनाव में फैक्टर 2 लागू करने का वादा किया था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा देने में सरकार असमर्थ है। उन्होंने फैक्टर 2 देने से साफ इनकार कर दिया। नेगी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार भी इसे लागू नहीं कर पाई थी। वर्तमान सरकार के आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि फैक्टर 2 दिया जा सके। उन्होंने कहा कि सिंगल इंजन की सरकार में ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फैक्टर 1 में कुछ चीजें जोड़कर एक वाजिब राशि दी जा रही है। ये जो फैक्टर 2 का मामला है, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 2 बीजेपी जब सरकार में थी, डबल इंजन की सरकार थी, तब भी लागू नहीं हुआ, क्योंकि हिमाचल में अभी जो है सरकार के जो चाहे बीजेपी के समय हो चाहे कांग्रेस के समय हो, इस आर्थिक हालात में नहीं है कि आप फैक्टर 2 को लगाए। फैक्टर 1 में बहुत सारे और चीज़ें मिलाकर एक रीजनेबल अमाउंट जो है आपको 4 लेन का या किसी भी जो गवर्नमेंट एक्विजिशन करती है उसमें दिया जा रहा है। तो अगर सरकार या प्रदेश की स्थिति हो तो फैक्टर 2 भी मिलना चाहिए, कानून में बना है उसका
परंतु कानून लागू तब किया जाता है सारी परिस्थितियों को देखकर। जब बीजेपी डबल इंजन की सरकार इसको लागू नहीं कर सकी, उनके समय भी बड़े आंदोलन हुए, तो आज कांग्रेस जो है सिंगल इंजन की सरकार में ये जो है शायद ये संभव नहीं हो पाएगा कि हम फैक्टर 2 को लागू करें। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर फोरलेन प्रभावित भड़क उठे हैं। फोरलेन संघर्ष समिति के संरक्षक रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए 4 गुना मुआवजा न देने का फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि फैक्टर 2 लागू करने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादातर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं और उसका पैसा भी केंद्र देगा। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का कानून यूपीए सरकार ने 2013 में लागू किया था। कांग्रेस सरकार ने 2022 के चुनाव में फैक्टर 2 लागू करने का वादा किया था। कोर्ट ने 2015 की नोटिफिकेशन को रद्द करने का फैसला वर्तमान कांग्रेस सरकार में दिया है। ठाकुर ने कहा कि फैक्टर 2 के मुद्दे को सिंगल इंजन या डबल इंजन से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आप देखें कि भारतवर्ष में तकरीबन सारी स्टेट्स में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है, उसके हिसाब से जो भी उनको लाभ हैं, चाहे उसमें फैक्टर का लाभ है, उसमें मार्केट रेट का लाभ है, पुनर्वासन पुनर्स्थापना का लाभ है, वो सब जगह दे दिए गए हैं हिमाचल को छोड़ के। कि आप इसमें बीजेपी के पीछे या डबल इंजन की सरकार के पीछे बात कह के मत चुपिए, बल्कि अपने जो आप लोगों ने अन्याय पिछले 10 साल से लोगों के साथ किया है और आज हाई कोर्ट ने वो पुष्टि की है कि यह न्याय हुआ है, उसको मेहरबानी करके ज़मीन पर उतारिए। और मैं आपको हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से आपको और माननीय मुख्यमंत्री को और हिमाचल की सरकार के आगे ये बार बार गुहार लगाता हूँ। बरसात आने से पहले नगर निगम शिमला ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते खतरा बने पेड़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जल्द ही शहर में विजिट करके ऐसे पेड़ों की सूचना सरकार को भेज दी जाएगी ताकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि अवैध डंपिंग को लेकर भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं और नालों और कलवट को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। तक हमने लगभग 5,000 के करीब हमारी विजिट्स हुई है। जो ट्रीज़ हमने देखे हैं, जिसमें सूखे पेड़ भी है और ग्रीन और जिसके लॉपिंग के लिए भी आता है, और कुछ झाड़ियों के में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े जो झाड़ियों बड़े पेड़ टाइप बन जाते हैं, उसमें कई तरह की वो वैराइटीज़ होती है। उनमें देखे भी लगभग 2,000 के करीब हमारे को सैंक्शंस भी आ गई हैं, जिसमें हम लॉपिंग कर सकते हैं, सूखे पेड़ भी है। और उसको अब मैं 1-2 दिन में हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बीट वाइज शुरू करते हैं हम इसको। जहाँ हमने 4 जोन में बनाया हुआ शिमला को, जिस बीट के हिसाब से हमारे पास डीएफओ की तरफ से जो चिट्ठियाँ आती हैं, उसकी जो लिस्ट बनती है, उस हिसाब से हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं। उसके बाद हम सब कमेटी को सरकार को भेज देते हैं। ये जल्द में 1 या 2 दिन के अंदर अंदर शुरू कर रहे हैं। डीएफओ हमारे अभी किसी ट्रेनिंग में गए हैं बाहर, तो 1-2 दिन में वो आ जाएंगे, तो मैं उसको जल्द इस कार्य को हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं और इसकी विजिट करके हम सरकार को भेजेंगे। नालियों का, और एक तो हमारा मैंने पीडब्ल्यूडी को भी निर्देश दिए हैं, सीपीडब्ल्यूडी को भी, और आपका हमारा जो नेशनल हाईवेज है और नगर निगम, ये अलग अलग नाले कलवर्ट्स जिनकी ज़मीन है, जिसके लैंड पे जो देखते हैं सड़कों को, उनको मैंने सबको ये कहा है कि आप अपने नाले और कलवर्ट्स को जो ब्लॉक पड़े हुए हैं, उनको आपको ये खोलना पड़ेगा जल्द से जल्द। दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिमला में जो डंपिंग होती है, इलीगल जो डंपिंग होती है, वो बहुत चिंता का कारण है। बहुत जिसको लेकर के हमारे नाले बंद होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उसके पीछे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मैंने कड़ा संज्ञान भी लिया। इसमें मैंने कहा है कि आपको ये जो डंपिंग होती है, इलीगल डंपिंग जो होती है, इसको आपको जल्द से जल्द, इसको आपका सुपरविजन कोई नहीं होता, फ्लाइंग स्क्वाड कोई नहीं बने हुए, रात के समय में डंपिंग होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इसको जब हमने नगर निगम की तरफ से एक अपने बरियार में हमने साइट दे रखी है, तो उसमें वहाँ पर डंपिंग साइट बना रखी है, तो उसको वहाँ डालना पड़ेगा। अब अगर इलीगल रात को डंपिंग होती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है कि हम इसको रोकें। इसी संदर्भ में मैं इनको सीसीएफ को भी चिट्ठी लिखी है, और मैं खुद पर्सनली भी वहाँ जाना चाह रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ कि आप इसको इलीगल जो डंपिंग है, क्योंकि शिमला का जो जंगल है सराउंडिंग में आप जगह जगह मिट्टी मलबा देखेंगे, तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर भी हम काम कर रहे हैं, और नालों को, कलवर्ट्स को
क्लीनिंग करना, उसकी जो डंपिंग है या उसमें बंद मिट्टी पड़ी हुई है, नाले बंद है, कलवर्ट्स बंद है, उसको भी हम जल्द सारे खोलने के निर्देश मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को दिए हैं। मंगलवार को सेहब सोसाइटी के कर्मचारी नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान से मिले व उनका आभार व्यक्त किया। सेहब सोसाइटी यूनियन अध्यक्ष जसवंत सिंह ने बताया कि 10% वेतन वृद्धि न होने पर विरोध स्वरूप यूनियन ने हड़ताल का रास्ता अपनाया था, लेकिन महापौर के हस्तक्षेप के बाद उनकी मांग मान ली गई थी। जसवंत सिंह ने महापौर से मांग की है कि हड़ताल वाले दिन को सीएल माना जाए ताकि उनकी दिहाड़ी न कटे। यूनियन ने एमसी कमिश्नर के रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। आज हमारी जो है मेयर साहब से एक मीटिंग थी छोटी सी, वो हमारी इस रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि पीछे हमारी जो 10 तारीख को हड़ताल हुई थी 10% लेके, जो कि कमिश्नर साहब ने हमारा रोका था 10%, और पब्लिक पे जो है अपना 10% चार्जेस बढ़ा दिया था, इसलिए हमें एक दिन हड़ताल पे जाना पड़ा। और उसके बाद बीच में मेयर ने दखल दिया और मेयर साहब ने जो है बातचीत करके हल किया और हमारा 10% हमारे को मिल गया है। हम मेयर साहब का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बीच में आके दखल अंदाज किया और हमें जो 10% हर साल मिलता है उसी प्रकार मिल गया। और एक आज हम इसलिए मिले थे, 10 तारीख को जो हमारी हड़ताल थी, हम चाहते थे इसको जो है सीएल के रूप में हमें दिया जाए ताकि किसी भी कर्मचारी की जो है एब्सेंट न लगे, किसी भी हमारे गरीब कर्मचारी की जो दिहाड़ी न काटी जाए। और हमारे कमिश्नर साहब का जो है रवैया नकारात्मक है, जो अपने कर्मचारियों के बारे में सोचते नहीं है, इसलिए उन्होंने जो बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि किसी की भी जो किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी और एक दिन की एब्सेंट लगेगी। हम भी जो एक दिन की एब्सेंट कटवाने के लिए तैयार है, पर भविष्य में मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से कि भविष्य में जो है सेहब सोसाइटी से वो कोई उम्मीद ना रखे। उन्होंने अभी जो हमें परफॉर्म भी दिए हुए भरने के लिए कि आप जो है इसको लोअर डेजिग्नेशन लिख के भरो ताकि हमें जो है उसमें बायोमेट्रिक के हिसाब से जो हाजिरी लग जाए, पर उसकी भी जो है अब उम्मीद न रखी। हमने सोचा था चलो कर लेंगे, पर अब जो हम ये उम्मीद जो है वो कमिश्नर साहब रखे नहीं। अब बिल्कुल जो भी इनका कार्यक्रम हो वहाँ हम भाग नहीं लेंगे, जहाँ भी ये हमें काम करने के लिए बोले हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपना डोर टू डोर का जो अपना कार्य है वो सुचारू रूप सही ढंग से करेंगे। इस मौके पर महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि कर्मियों ने उनसे उनका वेतन न काटने की मांग की थी, जिस पर उन्होंने कमिश्नर को कहा है कि इनका एक दिन का ही वेतन काटा जाए, जिस पर सेहब कर्मी राजी हो गए हैं। सेहब सोसाइटी के कर्मचारी पिछले दिनों स्ट्राइक पे गए थे, जिसमें उन्होंने जो है संडे को मेरे से पिछले संडे को उन्होंने मुझसे बात की थी, तो मैंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ करवाया था। मैंने मुझसे मिले थे वो, तो उनका ये कहना था कि हमारी जो है वो 2-3 दिन की स्ट्राइक की जो हमारे पे कट रही है तो उसको ना काटा जाए। तो मैंने इसमें कमिश्नर को कहा है कि सैटरडे का एक दिन का उनका एक ही दिन की एब्सेंट लगाई जाए, बाकी दिनों की ना लगाई जाए। तो उसमें वो इस बात पे सहमत हो गए कि हमारा एक दिन का ही वेतन काटा जाए, ताकि आगे हम 3 दिन का ना काटा जाए। तो उसमें मैंने कमिश्नर को निर्देश दिए, वो उसमें कार्रवाई कर लेंगे। अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के मकसद से मंगलवार को शिमला के मिडल बाजार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय पार्षद उमंग बंगा द्वारा आयोजित इस शिविर में वार्ड के लोगों के अलावा अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर सुबह 10 बजे से सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया और उसके पश्चात भंडारे का प्रसाद भी वितरित किया गया। सीतारे देवा देखी मनी मोहकीन प्रणामा बैठे भी प्रजात निशिराम कृष्ण शीश जटाई कबेनी जब तिरे रघुपति गुण के निज पद नयन दिए मन राम परमली हो परम सुखी पावन सुत देखी जानकी दीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रक्तदान एक महादान है और सभी लोगों को जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने शिविर में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि शिविर में नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान व पार्षद गण भी हिस्सा लेंगे। उमंग बांगा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो ओकेजन तो कुछ खास नहीं है। मेरा आज जन्मदिन भी है, जो मेरे वार्ड के लोग जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और रोज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। और इस अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है।
और काफ़ी देखा हूँ कि लोग यहाँ पे ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं और भंडारे का भी आयोजन है। क्यों जरूरी मानते हैं आप ब्लड डोनेशन करना, कितना कितना महत्वपूर्ण रहता है ये समाज? देखिए, रक्तदान महादान, इससे ऊपर तो कोई और दान हो नहीं सकता जब आप किसी और की ज़िंदगी बचा रहे हैं। और स्पेशली मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जन्मदिन के दिन और मंगलवार का दिन है, यहाँ पे आयोजन किया गया है। मैं अपने वार्ड के लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ उनके इस प्यार के लिए। डॉक्टर की टीम कहाँ से आई है और कोई लक्ष्य रखा है आपने? ये जो डॉक्टर की टीम है IGMC से आई है और हर वर्ष मेरे जन्मदिन के वक्त ये 3 जून को यहाँ पे आयोजन किया जाता है। लगभग 70 से 100 यूनिट का जो है हमारा प्लान है। HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में शिमला के SP की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच ने SP शिमला की कार्यशैली पर गंभीर संदेह जताया है और पूछा है कि किसके इशारे पर SP संजीव गांधी हाई कोर्ट गए हैं, जबकि मामला CBI को सौंपा जा चुका है। शिमला में विमल नेगी जनजातीय न्याय मंच की पत्रकार वार्ता के दौरान विमल नेगी के मामा राजेंद्र नेगी ने कहा कि आखिर SP शिमला किसके दबाव में काम कर रहे हैं। शुरुआत से ही पुलिस की कार्रवाई में पारदर्शिता का अभाव रहा है और FIR दर्ज होने के बावजूद शिमला पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि जैसे SP किसी विशेष दिशा में जांच को मोड़ना चाहते थे। जब पूरे प्रदेश की जनता CBI जांच की मांग कर रही थी, तब भी SP शिमला की रिपोर्ट ने सच्चाई को दबाने का काम किया। एक जिला पुलिस प्रमुख को आखिर इस मामले में इतनी उत्सुकता क्यों थी, जबकि सरकार चुप्पी साधे बैठी थी। मामले की निष्पक्ष जांच केवल CBI ही कर सकती है और अब जनता को CBI से न्याय की उम्मीद है। ऐसे में अब सरकार CBI जांच में रोड़े अटकाने की बजाय सहयोग देने का काम करे। कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत ही अलग तरीके से देखने और बताने पर जोर दे रही है और पब्लिक के सामने, प्रदेश की जनता के सामने, प्रदेश के समाज के सामने एक बड़ा दोहरा रवैया या दोहरा चरित्र कहें, वो सामने लाने की कोशिश कर रही है। CBI की हमारी जो है पहले ही दिन से जब हमने प्रदर्शन किया था HPCCL के सामने, जो है स्वर्गीय विमल नेगी जी की पार्थिव देह जब वहाँ रखी थी, Day 1 से आप हमारे जो है वो उस टाइम की जो है फुटेज देख सकते हैं। उसी दिन से हम जो है CBI की जांच की मांग कर रहे हैं। और जहां तक जो है आपका CBI पर आप भरोसे की बात है, तो हम जो है इसकी जांच की पहले से जो है हम डिमांड कर रहे थे और हमें जो है इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। रही सरकार की बात, तो आप जो है जो अभी तक जो भी इनके जो है आ रही, देखिए आपका जो टिप्पणियाँ हो रही है। हालाँकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने जब CBI को ये केस दे दिया, तो अब चुपचाप जो है इनको भाई उसका जो है न्याय के लिए जो भी वहाँ से फैसला आता है उसके लिए वेट करना चाहिए। लेकिन ये तो अपने बचाव में अभी जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन उठा रहे हैं उसके ऊपर। SP शिमला की जो भूमिका है वो बिल्कुल संदेहास्पद है। मैं आपको ये शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो आप देखिए पहले ही दिन से हमारे को बोल रहे थे जी कि आप जो है, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ और आप जो है जल्दी से पार्थिव देह को जो है जल्दी उठाइए, नहीं तो ये केस कमज़ोर हो जाएगा। वहाँ से पहले शुरू से कर रहा मैं। उसके बाद तो आपके सामने है मीडिया में सब जो है कि भाई उन्होंने क्या क्या उनका कैसे व्यवहार रहा, एक जो है न्यायालय में जो है कैसे उनको फटकार पड़ी। उसके बाद जो DG के गेस्ट में जो उन्होंने एफिडेविट दिया। अब जो है जब वो वहाँ पर जो है पहले जो है LPA जो है वहाँ हाई कोर्ट में गए थे, वो जो उन्होंने वापस भेज दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बाई नेम कर रहे हैं। अब बाई नेम उनके पास जो है अभी न्यायालय ये तो पूछेगा कि भाई बाई नेम अगर आप कर रहे हैं तो संजीव गांधी का इसमें पर्सनल क्या इंटरेस्ट है, किस बेस पे करेंगे आप, कि भाई आप क्या मतलब दर्शाना चाहते हैं। उसको जो है वो पहले वो अभी रिजेक्ट करते हैं, क्या ये तो माननीय न्यायालय पर है, लेकिन आप वहाँ किस अथॉरिटी से जा रहे हैं। अगर आप एज SP नहीं जाते तो आपका व्यक्तिगत क्या इसमें क्या रोचकता है कि भाई आपका जो है क्या इंटरेस्ट है कि आप जो है अपने अलग से जो है LPA फाइल करना चाहते हैं, या तो उनका बहुत बड़ा जो है आपका हाथ है। हिमाचल प्रदेश के जिन छात्रों ने अपनी पात्रता परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें शुलिनी यूनिवर्सिटी में 100% शुल्क माफ किया जाएगा। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान चांसलर प्रोफेसर PK खोसला ने कहा कि क्षेत्रीय सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए शुलिनी यूनिवर्सिटी प्रदेश के छात्रों को विशेष प्राथमिकता देती है और स्थानीय युवाओं के लिए विश्व स्तरीय अवसरों के द्वार खोलती है। खोसला ने कहा कि पात्रता परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों को यूनिवर्सिटी 100% शुल्क माफी प्रदान करेगी, ताकि वे विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सके।
पीके खोसला ने कहा कि शुलुनी यूनिवर्सिटी की उत्कृष्टता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। इसे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 दोनों में भारत का नंबर 1 निजी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। क्यूएस रैंकिंग में शुलुनी ने 200 स्थानों की छलांग लगाकर वैश्विक रैंक 587 हासिल की है, जो अब तक किसी भी भारतीय निजी यूनिवर्सिटी की सबसे ऊंची रैंकिंग है। साथ ही अनुसंधान गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मामले में भी शुलुनी यूनिवर्सिटी भारत के सभी निजी संस्थानों में सबसे आगे है। हम कई श्रेणियों में पकड़ लेते हैं 100%। एशिया रैंकिंग में अभी का नंबर 1, क्योंकि एशिया रैंकिंग में वो कंसिडर उसमें पैरामीटर हमारे फेवर में थे, तो हम वहाँ नंबर 1 हो गए, वो नंबर 2 हुए। पर ग्लोबल रैंकिंग में वो हमेशा ही नंबर 1 रहेंगे। उनको पब्लिक परसेप्शन के 30 नंबर हैं। दे विल ऑलवेज गेट 30 आउट ऑफ 30, पर शुलुनी यूनिवर्सिटी विल नॉट गेट मोर देन 50। हमें 15 ही मिलते हैं, बट फिर भी हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिसर्च में जो हमने रिसर्च की नींव रखी थी उसमें हाई स्कोरिंग होती है। तो मैं ये बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, आज आपके प्रांत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है वो जो कह सकती है वी आर सेकंड बेस्ट इन इंडिया, और एक एग्जाम्पलरी है। अगर किसी व्यक्ति को, इस यूनिवर्सिटी के चांसलर को, अगर चेयरमैन यूनिवर्सिटी बुलाए मुझे समझने के लिए कि आपका मॉडल क्या है, तो वो कई एक इम्पॉर्टेंट बात होगी कि उसको मतलब एप्रिसिएशन की बात की कि मैं जो हर चेयरमैन यही चाहेगा, वाई शुलुनी अलोन, वाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज़, वाई नॉट द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज शुड कम अप। मैंने कहा जी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में नहीं हो सकता, वहाँ फ्रीडम है। हम तो अब पहले ही प्लान करके टीचर ऐसे लेते हैं जो हमें उस रास्ते पे ले जा सके, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप हाँ कुछ यूनिवर्सिटियों को फंड कर सकते हैं, ऐसा स्कीम डेवलप कर सकते हैं कि हमने हाई रैंक इंस्टीट्यूशन इंडिया में तैयार करने हैं। बट एनीवे दैट वाज एन आइडिया, ए गुड डिस्कशन विद द चेयरपर्सन। तो आज जो हम बैठे हैं, हमें वी आर प्राउड टू से वी एज ए private university and also Indian university. The question is not of Indian or private. The question is Indian university. We are second best among the world universities. प्रदेश में 2023 की विनाशकारी आपदा से सबक लेते हुए इस वर्ष प्रदेश सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉनसून से पहले ही कमर कस ली है। प्रदेश के नागरिकों को आपदा से बचाव और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एनडीआरएफ और प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक विशेष पहल शुरू की गई है। इसी कड़ी में शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आपदा के समय प्रयोग किए जाने वाले अत्याधुनिक उपकरणों की एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में एनडीआरएफ के अधिकारियों ने उपकरणों का डेमो देते हुए बताया कि किस प्रकार ये संसाधन आपदा के समय जान बचाने में सहायक होते हैं। मैं इंस्पेक्टर डैनी कुमार, फोर्ट एनडीआरएफ जसूर से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जो सेटअप, ये एनडीआरएफ का क्या है, एग्जीबिशन है। यहाँ आज एक एग्जीबिशन लगाया गया है। जैसे कि जो 6 तारीख को यहाँ मूक एक्सरसाइज है, स्टेट मूक एक्सरसाइज। हमारा काम क्या है कि हिमाचल में आप देख रहे हैं आजकल मानसून भी इस बार पहले आ रहा है, तो हमारी एक टीम जो नीचे सरगी में बैठी है वो पूरी प्रिपेयर है मानसून के लिए। अगर ऐसी कोई भी आपदा होती है तो हम अपने इक्विपमेंट के साथ, अपने रेस्क्यूअर्स के साथ उस चीज़ को टैकल करते हैं। जागरूक हम क्या है, स्कूल में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे कि आप एजुकेशन देख रहे हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं। इक्विपमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम उससे प्लानिंग करते हैं, वो हम बताते हैं, लोगों के बीच में भी जाके बताते हैं। और ये जो एग्जीबिशन है, ये हमारे इक्विपमेंट्स है, इन इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं डिजास्टर के दौरान। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे जो इक्विपमेंट है, जैसे कि आप उसके बाद देखेंगे, ये बोट है, ये बोट है। बोट जो फल रेस्क्यू होता है उसके अंदर हम इसमें काम करते हैं। उसके बाद कुछ एक कटिंग इक्विपमेंट है, जो अगर कोलैप्स होता है तो हम सर्च एंड कटिंग इनसे करते हैं। उसके बाद कुछ एक इक्विपमेंट हमारे पास जो आयरन कटिंग के हैं वो भी है। कुछ एक हमारे पास स्पेशल सूट है, रोप रेस्क्यू का सामान है। तो यानी कि हमारे पास पूरी कहते हैं एक रेस्क्यू करने के लिए पूरे पूरा सामान होता है। एनडीआरएफ के लिए हिम्मत है जिस तरीके से आजकल देखा जाए तो एनडीआरएफ के लिए क्या एक यहाँ जो डिपार्टमेंट है, मेन चुनौती क्या है कि जो फ्लड है, एक तो वो है बारिश के दौरान, और हिली एरिया है तो यहाँ स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही मानसून आएगा, बारिश आएगी, कहीं ना कहीं स्लाइडिंग चलती रहती है। और स्लाइडिंग में क्या है कि हम जिस ग्रेडियंट पर बैठे हुए हैं आजकल, आप किसी को रोक पा नहीं रहे, अवेयर नहीं कर पाए। जहाँ जगह दिखी लोग मकान बनाना शुरू कर दे रहे हैं।
बिना ही जांच किए, जैसे कि जमीन की जांच कराए बिना वैसे ही मकान डाल रहे हैं। और वो क्या है कि थोड़ी सी बारिश में ही क्या है नीचे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वही चीजें हैं कि वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है जो ग्रेडियंट पे घर बनेंगे। चंबा तीसा मार्ग पर सरोल में एक सूखा पेड़ टूटकर कार पर जा गिरा, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही उस दौरान कार में कोई भी मौजूद नहीं था। ये कार सरोल निवासी पवन कुमार की बताई जा रही है। पेड़ की चपेट में आने से बिजली की तारें भी टूटकर सड़क पर गिर गई है, जिससे सरोल पंचायत में 1 घंटे तक अंधेरा पसरा रहा। सूचना मिलने के बाद पहुंचे विद्युत बोर्ड के कर्मियों ने बिजली आपूर्ति को सुचारू करवाकर लोगों को राहत प्रदान की। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि चंबा तीसा मार्ग के दोनों किनारों पर कई सूखे पेड़ हादसों को न्योता दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग को अवगत करवाने के बाद भी पेड़ों को नहीं काटा जा सका है। सरोल निवासियों ने कहा कि सरोल सड़क के इर्द गिर्द उगे पेड़ हादसों को न्योता दे रहे हैं। बीते 2 दिन पहले भी पेड़ की एक टहनी टूटकर सड़क के बीचों बीच गिर गई। गनीमत ये रही कि उस दौरान सड़क से कोई आवाजाही नहीं कर रहा था। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि पेड़ों की मार्किंग हो चुकी है। वन विभाग की अनुमति मिलने पर पेड़ों को काटने का क्रम शुरू कर दिया जाएगा। जिला चंबा के राजकीय महाविद्यालय तीसा में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। इच्छुक छात्र अब कॉलेज द्वारा तैयार की गई विशेष वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी कॉलेज के प्राचार्य सुभान खान ने दी। उन्होंने बताया कि छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है, जिससे दूर दराज के छात्र भी आसानी से आवेदन कर सके। प्राचार्य शुभान खान ने सभी अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन करने और वेबसाइट पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की वेबसाइट पर प्रवेश से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कॉलेज परिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। जी, इस बार हम जो राजकीय महाविद्यालय तीसा में एडमिशन का जो शेड्यूल है वो ऑनलाइन कर रहे हैं और इसके लिए हमारे जो एडमिशन डेट है पिछले कल तो ऐसे रविवार था, पर जो सुचारू रूप से जो है वो आज से ही मानो आप, और इसके लिए हमने जो है अपनी वेबसाइट तैयार कर ली और जितनी भी हमारी कोडल फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने शुरू कर दिया। और ऑनलाइन एडमिशन जो है किसी भी कंप्यूटर सेंटर में इस बार जो है वो बच्चे बिना किसी दिक्कत के या हमारे पास भी वो आ सकते हैं। हमने भी कि यहाँ पर अपना जो सेल तैयार किया है कि बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन दिलाने में वो पूरा भरसक प्रयास करेंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।